नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लास में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो हिंदी व्याकरण की आजकल सीरीज चल रही है उसमें संज्ञा और सर्वनाम वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इसके एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं अपनी गाड़ी में जाऊँगा में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? ये मैं वाला। तो इसमें आपको क्या बताना है? सर्वनाम बताना है। तो इसमें जो सर्वनाम है वो है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं और इसमें मैं यानी हम इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो वक्ता होता है, जो बोल रहा है। जैसे मैं वक्ता हूँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो यानी मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं का प्रयोग मैं किसी लिए करता हूँ? अपने लिए करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को कहा जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि वक्ता कौन होता है? वो उत्तम पुरुष होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यमुना, रहीम, ईटानगर या जामुन। इसमें आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे मैंने आपको बता रखी है, जिसमें बहुत सारी व्यक्ति, बहुत सारी वस्तु, बहुत सारी व्यक्तियों, बहुत सारी वस्तुओं का जो शब्द बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो, यमुना, यमुना क्या एक नदी का नाम है, यानी ये सिर्फ एक नदी का बोध इससे हो रहा है, तो यहाँ पे यमुना क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। रहीम, रहीम भी एक व्यक्ति का नाम है और रहीम से भी एक व्यक्ति का ही बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ईटानगर, ईटानगर एक शहर है, यानी केवल एक पर्टिकुलर शहर का इससे बोध हो रहा है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जामुन, अब देखो जामुन, जामुन के पेड़ में बहुत सारे जामुन लगे रहते हैं। जामुन बहुत सारे हो सकते हैं, यानी एक जामुन जो ये शब्द है, ये बहुत सारे जो जामुन के फल होते हैं, जामुन के पेड़ होते हैं, उनका बोध करा रहा है। तो जामुन यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन दोस्तों वैसे आपके लिए टेलीग्राम में भी डाले जाएंगे क्विज मोड में, ठीक है? तो क्विज वहाँ पे आप कर सकते हैं और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में जरधारी क्लासेस सर्च कीजिए, वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे शाम के टाइम आपके लिए कुछ भी लाया जाता है और आगे भी आपके लिए वहाँ पे बहुत सारे कुछ कराए जाएंगे। ये कुछ आज वहाँ पे भी आपके लिए कराया जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखो, गाय, तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि गाय शब्द से बहुत सारी जितनी भी गायें होती हैं उन सब का बोध हो जाता है। पर्वत, पर्वत भी बहुत सारे हो सकते हैं और एक पर्वत शब्द से अनेकों पर्वतों का बोध हो जाता है। पंखा भी बहुत सारे हैं। हिमालय, हिमालय क्या है? हिमालय एक ही है, तो यानी ये क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कई बार एग्जाम में। संज्ञा के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के हैं आपके 6 भेद, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलाब सुंदर फूल है। वाक्य में गुलाब है, यहाँ पे आपको बताना है कि गुलाब क्या है। तो गुलाब जो शब्द है दोस्तों वो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, क्योंकि गुलाब से क्या हो रहा है? बहुत सारे जितने भी गुलाब के फूल हैं उन सबका बोध हो रहा है, तो गुलाब यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो रावण में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है दोस्तों। अगर मैं कहता राम ने रावण को मारा, यहां पे रेखांकित शब्द यानी रावण में कौन सी संज्ञा है? तो यहां पे रावण में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि जब वो त्रेता युग में वो रावण जिसको राम भगवान ने मारा था, उस रावण का यहाँ पे बोध हो रहा है, यानी वो केवल एक रावण है। तो यहाँ पे तो ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पे दोस्तों जो संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि रावण तो दोनों है, दोनों शब्द क्या है? सेम है, रावण रावण, ये भी रावण है, ये भी रावण है। इसमें जातिवाचक क्यों है, इसमें व्यक्तिवाचक क्यों है? तो इसके लिए पूरा वाक्य पढ़िए। हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं।
रावण पैदा हो रहे हैं, यानी वो बहुत सारे रावण हैं। और इन रावणों का मतलब क्या है, उस रावण से है जो उस रावण की तरह क्या है, उस रावण की तरह अत्याचारी हैं, अधर्मी थे। तो आजकल हर शहर में उस प्रकार के रावण पैदा हो रहे हैं। और ये रावण क्या है, वो तो अकेला केवल एक ही रावण था, आजकल हर शहर में बहुत सारे रावण देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ये मैंने आपको संज्ञा में डिटेल्स में समझा रखा है कि कब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में करते हैं, जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक में करते हैं। जैसे यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक रावण के एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग वाक्य में कई बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित शब्द का सर्वनाम। तो ये तो सिंपल सा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक ये सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीना। पीना क्या है, क्रिया है, पानी पीना, चाय पीना, कॉफी पीना, पीना एक क्रिया है। बाकी लोहा क्या है, ये पानी हो गया, धुआं हो गया, धुआं भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। पीना यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं में कौन सा सर्वनाम है। तो स्वयं में यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि स्वयं यानी कोई निजी व्यक्ति। जैसे हम कहते हैं ना कि हम गाड़ी स्वयं चलाएंगे, हम स्वयं पढ़ेंगे, हम स्वयं खेलेंगे। तो अगर जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं या निजी के लिए होता है उन्हें कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। तो जिसे कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा सही आंसर संबंधवाचक। देखो यहाँ पे क्या है, उससे क्या पता और बीच में जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ है। उसे क्या पता, क्या पता उसे जिसे कोई कष्ट न हुआ था, जिसे यहाँ पे क्या कर रहा है, इन दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है। उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हुआ हो, तो जिसे हो जाएगा यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, यह दीवार में अपने आप ही गिरा दूंगा, मैं रेखांकित पद में सर्वनाम बताइए। तो यह दीवार मैं अपने आप गिरा दूंगा, इसमें जो सर्वनाम है वो है यहाँ पे यह दीवार में अपने आप गिरा दूंगा। इसमें जो सर्वनाम है दोस्तों, ओ अच्छा, आपको रेखांकित पद में सर्वनाम बताना चाहिए। मुझे लगा कि उसमें यह भी बताना, तब तो इसमें निश्चय बात हो जाता। ठीक है, हाँ इसमें क्या है, आप ही गिरा दूंगा। तो आप में आपको बताना, यानी जो रेखांकित पद है उसमें आपको बताना सर्वनाम कौन सा है, तो वो है निजवाचक। ठीक है, अपने आप। अगर स्वयं के लिए आपका प्रयोग होता है तो वो आपका प्रयोग भी दो प्रकार से हो सकता है। जैसे आप कब आओगे, मैंने लिख दिया अगर आप कब आओगे, तो आप यहाँ पे हम दूसरों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, दूसरे व्यक्तियों के लिए जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, तो तब तो यहाँ पे पुरुषवाचक हो जाएगा, तब आप क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन आपका प्रयोग जब भी हम स्वयं के लिए यानी अपने लिए करते हैं, अपने आप, तो यहाँ पे हो जाएगा हमेशा सदैव निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे एक और प्रश्न, जैसे कि अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि यह में कौन सा सर्वनाम है, तो यह दीवार यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दीवार के लिए यह का प्रयोग हो रखा है। दीवार क्या है, संज्ञा, और संज्ञा से पूर्व जब भी यह वह वह का प्रयोग होता है तो उन्हें कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। विशेषण में जो आने वाला टॉपिक है वो विशेषण और विशेषण पर ही होने वाला है, तो उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। वैसे सर्वनाम में भी मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनाई गई है। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या एक भाववाचक संज्ञा है, और ये किस जातिवाचक संज्ञा से बनाई गई है, तो बुढ़ा। बूढ़ा, तो बूढ़ा क्या है, यानी बूढ़ा व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति, उसमें सारे बूढ़े व्यक्ति आ जाएंगे, तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन उसमें अब जब बूढ़ा से हमने बुढ़ापा बनाया तो बुढ़ापे का भाव यानी
जिसमें आदमी क्या हो जाता है, वो आदमी की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपनी अंतिम स्टेज में पहुंच जाता है, लगभग उसकी आयु लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ ही समय बचा हुआ है। और कुल मिला के तो वो बुढ़ापा शब्द उस दशा को क्या कर रहा है, उस दशा का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे मतलब उस दशा का भाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है बुढ़ापे से, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्यम पुरुष प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा, आप बीमार हो गए। देखो यहाँ पे आप, जब मैंने कहा था कि जब भी आपका प्रयोग अगर स्वयं के लिए हो तब तो वो निजवाचक है, लेकिन आपका प्रयोग अगर दूसरे व्यक्तियों के लिए हो, जिससे हम बात कर रहे हैं, आप बीमार हो गए थे, यानी हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि आप बीमार हो गए थे, तो उस वहां पे आप क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम? पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पे हो जाएगा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष हो जाएगा यहाँ पे आप। तो ए में यहाँ पे यानी ए ऑप्शन में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रोध करना सेहत के लिए हानिकारक है। इस वाक्य में क्रोध है, तो क्रोध यहाँ पे हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। एक भाव उत्पन्न हो रहा है गुस्से का, क्रोध का, तो यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा क्या है? तो बुढ़ापा यानी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बुढ़ापे से उस स्थिति का भाव उत्पन्न हो रहा है जो एक लगभग अंतिम स्टेज हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। इसमें वह कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है आपका निश्चयवाचक। अब देखो यहाँ पे वह का प्रयोग किसके लिए हो रखा है? मेरा के लिए तो नहीं हो रखा है, किसके लिए हो रखा है? घर के लिए। वह महल मेरा है, जो सामने दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यानी वह महल मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वह, देखो लेकिन ये वाक्य इस प्रकार से नहीं लिखा गया है। अगर वह महल के पहले आता तब यहाँ पे क्या होता, ये वह जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता, लेकिन वह का प्रयोग मेरा से पहले हो रखा है, और मेरा यहाँ पे मेरा के लिए वह का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि वह का प्रयोग किया गया है महल के लिए। तो जिस शब्द का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए होता है, अगर वह शब्द ठीक संज्ञा से पहले है तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण होगा, लेकिन यहाँ पे संज्ञा के पहले यानी महल के पहले नहीं है वह, क्योंकि महल के लिए ही वह का प्रयोग किया गया है। तो महल के पहले न होने के कारण ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इतना डिटेल से दोस्तों मैं आपको हर ऑप्शन समझा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ सको इन प्रश्नों से। इसीलिए आपके लिए सीरीज भी चलाई जा रही है, एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके एमसीक्यू लाए जाते हैं। 17 यहाँ पे, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चढ़ना, चढ़ाई, घबराना, थकना। थकान का अनुभव हो रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा थकना यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखो आपको निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। क्या ये प्रश्नवाचक है? कुछ। अनिश्चयवाचक कौन? और वह, यह, सॉरी यह। तो यहाँ पे देखो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा भाई है, यह मेरा घर है, तो निश्चितता का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा जिससे हमें निश्चितता का बोध होता है। जयचंद स्कूल से आ रहा है, वाक्य में जयचंद शब्द की संज्ञा है, तो इसका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पे सीधे जयचंद क्या है, अभी एक व्यक्ति है, जयचंद स्कूल से आ रहा है, तो ये यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कौन है? पुरुष, स्त्रीत्व, नारीत्व, भोलापन। स्त्रीत्व, नारीत्व, भोलापन ये तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। पुरुष हो जाएगा, क्योंकि पुरुष में अगर मैं पुरुष कहूँगा तो संपूर्ण पुरुष जाति है, इसमें मैं आ जाऊँगा, आप भी आ जाओगे जो भी पुरुष हैं, ठीक है, महिलाओं को छोड़कर। तो संपूर्ण पुरुष जाति का बोध होता है इस एक पुरुष शब्द से। अगर हम कहेंगे कि संसार के पुरुष अच्छे होते हैं, तो यानी सारे पुरुष जितने भी समाज में हैं वो अच्छे हैं, यानी क्योंकि एक पुरुष शब्द से संपूर्ण पुरुष जाति का बोध हो रहा है,
तो पुरुष यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। 21 है यहाँ पे, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? सैनिक, ये तो ये क्या, ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। गाय भी जातिवाचक, भेड़ भी जातिवाचक। सेना हो जाएगी समूहवाचक, सेना उसमें बहुत सारे सैनिक होंगे। 21 का बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। 22 की ओर बढ़ते हैं। शायद कमरे में कोई छिपा नहीं है, इस वाक्य में कोई शब्द है, तो यहाँ पे कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चितता की स्थिति यहाँ पे ज्ञात नहीं हो रही है। 23 से पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं? इसके होते हैं 3 उपभेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये संज्ञा और सर्वनाम के टॉप 23 प्रश्न थे दोस्तों, और इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और हमारी जो सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विषय, तब तक के लिए धन्यवाद।